क्या एक रात का नशा, एक साजिश और एक टूटा हुआ दिल इतिहास बदल सकता है? जी हाँ दोस्तों, आपकी और हमारी चहेती कहानी ये रिश्ता क्या कहलाता है में वो तूफान आ गया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। डांडिया नाइट जहाँ रंग और रोशनी थी, वहीं एक गंदा खेल भी खेला गया। गीतांजलि ने जो जाल बिछाया वो उसी पर उल्टा पड़ गया। और अब अरमान और अभीरा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है। क्या अरमान तलाक लेगा? क्या गीतांजलि का अगला कदम होगा खून खराबा? देखिए नीलम गॉसिप पर इस महा एपिसोड की पूरी आंखों देखी दास्तान। डांडिया नाइट शुरू। चारों तरफ रंग, रोशनी और संगीत का जादू। पर दोस्तों, इस बार गीतांजलि ने ड्रिंक में नशा नहीं मिलाया। वो इस बार अपनी चाल को और ज्यादा परफेक्ट बनाना चाहती थी। उसका प्लान था कि वो डांडिया के दौरान अरमान को ऐसे घेरेगी कि अभीरा को जलन हो जाए और फिर किसी बहाने से अरमान को अपने सजे हुए कमरे तक ले जाएगी। इधर अभीरा भी मेहमानों की खातिरदारी में लगी थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार अरमान और गीतांजलि पर पड़ रही थी। अभीरा के दिल में दर्द था, पर वो खुद को रोक रही थी। डांडिया शुरू हुआ। अरमान और गीतांजलि एक दूसरे के साथ गरबा कर रहे थे। गीतांजलि जानबूझकर अरमान के बेहद करीब आ रही थी। अरमान असहज महसूस कर रहा था, पर भीड़ में कुछ कह नहीं पा रहा था। तभी अचानक बड़ा हादसा हुआ। एक गेस्ट का पैर फिसला और सीधे गीतांजलि को जोर का धक्का लगा। गीतांजलि ने अरमान को कसकर पकड़ा हुआ था और दोनों जोर से गिरे। गीतांजलि की टांग पर गहरी। सब लोग घबरा गए। अरमान तुरंत गीतांजलि को संभालने लगा। अभीरा भी दौड़कर आई। गीतांजलि की हालत देख दादीसा ने तुरंत उसे रिजॉर्ट के एक कमरे में ले जाने को कहा। यहीं आया पहला ट्विस्ट। गीतांजलि जख्मी थी, पर उसकी आंखें अभीरा को ढूंढ रही थी। उसने अरमान का हाथ पकड़ा और दर्द से कराहते हुए कहा, अरमान, तुम मेरे साथ रहो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरमान को मजबूरी में उसके साथ रुकना पड़ा, लेकिन कमरे में ले जाते ही गीतांजलि बेहोश हो गई। डॉक्टर ने पट्टी थी और अरमान से पूरी रात गीतांजलि के पास रहने को कहा। अरमान बेचैन हो उठा। उसका दिल अभीरा के पास जाना चाहता था, पर इंसानियत और रिश्ते की जिम्मेदारी उसे रोक रही थी। आधी रात का सच। जब किस्मत ने दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ में सस्पेंस और रोमांटिक एहसास। रात के 2 बज रहे थे। गीतांजलि गहरी नींद में थी। अरमान परेशान होकर कमरे से बाहर निकला, ताज़ी हवा लेने के लिए। वो रिजॉर्ट के कॉरिडोर में यूं ही टहल रहा था। उसका मन अभीरा से बात करने के लिए तड़प रहा था। तभी उसकी नज़र एक खुले हुए दरवाजे पर पड़ी। अंदर का कमरा अंधेरे में डूबा था, लेकिन खिड़की से आती चांद की रोशनी उस कमरे को हल्का सा रोशन कर रही थी। और उस रोशनी में अरमान ने अभीरा को देखा। दरअसल अभीरा भी अरमान की बेचैनी महसूस कर रही थी और उसी कॉरिडोर में थी, पर दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाए थे। अभीरा को प्यास लगी थी और वो पानी लेने के लिए उठी थी। वो अपने ही कमरे का दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। अभीरा का कमरा। जब जुबां खुली और नज़दीकियां बढ़ीं, अरमान अनायास ही उस कमरे में दाखिल हो गया। उसने दरवाज़ा बंद किया। अभीरा ने पूछा, कौन है? अरमान ने कहा, मैं हूँ, अरमान। अभीरा की आवाज़ में नाराज़गी थी। आप यहाँ क्यों आए हैं? जाइए अपनी पत्नी के पास, वो घायल है। अरमान ने अंधेरे में ही उसके पास जाकर एकदम धीमी आवाज़ में कहा, उस कमरे में मेरी जिम्मेदारी है, पर इस कमरे में मेरी जान है। दोस्तों, अरमान के इस एक वाक्य ने अभीरा की सारी नाराज़गी तोड़ दी। दोनों की आंखें अंधेरे में भी एक दूसरे से मिली। अरमान ने अभीरा का हाथ पकड़ा और कहा, मैं और नहीं जी सकता अभीरा, मैं तुमसे दूर रहकर रोज़ मरता हूँ। गीतांजलि मेरी पत्नी हो सकती है, पर मेरी मोहब्बत तो तुम हो। प्यार की इस कसौटी में डर, गलतफहमी और रिश्तों का बोझ सब पिघल गया। बरसों से दबा प्यार उस रात बाहर निकल आया। नशे की ज़रूरत नहीं थी, प्यार का नशा ही काफ़ी था। अंधेरे, शांति और दिल के खिंचाव के बीच दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। ये मिलन सिर्फ 2 जिस्मों का नहीं, 2 रूहों का था। आवाज़ में तेजी, गुस्सा और क्लाइमैक्स का डर। सुबह हुई, गीतांजलि होश में आई और उसने देखा कि अरमान कमरे में नहीं है। उसका माथा ठनका, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। लंगड़ाते हुए वो अरमान को ढूंढने लगी। और फिर रिजॉर्ट के उस कॉरिडोर में उसके सामने वो नज़ारा आया जिसने उसे पागल बना दिया। उसने अभीरा के कमरे में झांका और देखा, अरमान और अभीरा एक ही बिस्तर पर नहीं, ये सच नहीं हो सकता। गीतांजलि चीखी,
उसका दर्द अब चोट का नहीं, टूटे हुए दिल का था। उसी वक्त दादी सा वहां आ गई। गीतांजलि को इस हालत में देखकर उन्होंने कहा, तेरी चाल नहीं चली गीतांजलि, पर तेरी बदकिस्मती ने ही अरमान को अभीरा के पास पहुंचा दिया। तूने रिश्तों की मर्यादा तोड़ी है। अरमान का दिल सिर्फ अभीरा का था और रहेगा। गीतांजलि ने जमीन पर पड़ी हुई चूड़ी का टुकड़ा उठाया और खून भरी आंखों से कसम खाई, अभीरा, तूने मेरी मोहब्बत छीनी है, अब मैं तेरी जिंदगी छीनूंगी। अरमान और अभीरा की खुशियां मैं उन्हें राख कर दूंगी। इस घटना के बाद अरमान ने कोई देर नहीं की। उसने सबके सामने तलाक का ऐलान कर दिया। मैं गीतांजलि से आज़ादी चाहता हूँ। मेरा दिल, मेरी रूह सिर्फ अभीरा की है। घर में भूचाल आ गया। परिवार 2 हिस्सों में बंट गया। दादी सा और कुछ सदस्य अरमान के साथ थे, लेकिन विद्या और कुछ लोग गीतांजलि के पक्ष में खड़े हो गए। गीतांजलि ने मीडिया को बुलाकर अभीरा को बदनाम करने की कोशिश की, पर अरमान ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसने कहा, जो झूठ बोलता है उसे डरना चाहिए। सच तो मैं हूं, अभीरा मेरी मोहब्बत है। गीतांजलि की नफरत अब चरम पर थी। उसने कोर्ट में तलाक का केस लड़ा, पर अरमान और अभीरा की सच्चाई के सामने उसके सारे झूठे सबूत फेल हो गए। अदालत ने अरमान और गीतांजलि का तलाक मंजूर कर दिया। दादी सा ने तुरंत अरमान और अभीरा की दोबारा शादी का ऐलान किया। पर दोस्तों, गीतांजलि जेल से बाहर थी और उसने शादी के मंडप को ही अपनी बदले की जगह चुना। उसने मंडप के आसपास बारूद और जहरीले रंग रखवा दिए। उसने कसम खाई थी कि इस बार वो सीधा वार करेगी। शादी के फेरे शुरू हुए। अरमान और अभीरा खुशी से एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खा रहे थे। तभी गीतांजलि काला नकाब पहनकर मंडप के पीछे पहुंची। उसके हाथ में पेट्रोल की बोतल थी। वो आग लगाने ही वाली थी कि तभी हमारी नन्ही सी मायरा ने उसे देख लिया। मासी, आप यहाँ क्यों? मायरा की मासूम आवाज। गीतांजलि ठिठक गई। उसका हाथ कांप गया। क्या मायरा की मासूमियत उसकी नफरत को रोक पाएगी? अरमान ने जैसे ही मायरा को गीतांजलि के पास देखा, वो दौड़कर आया। बड़ा टकराव हुआ। अरमान और गीतांजलि के बीच हाथापाई हुई और अंत में अरमान ने उसे पकड़ लिया। पुलिस वहां आ गई और गीतांजलि को गिरफ्तार कर लिया गया। खतरा टला। गीतांजलि को जेल ले जाया गया। मंडप में फिर से शांति छा गई। अरमान और अभीरा ने अपने 7 फेरे पूरे किए। इस बार कोई डर नहीं, कोई बंधन नहीं, सिर्फ सच्चा प्यार और मायरा का साथ। दादी सा ने आशीर्वाद दिया, अरमान, अभीरा और मायरा, यही इस घर का असली सुख है। अरमान ने अभीरा के माथे पर सिंदूर भरते हुए कहा, अब कोई डर नहीं, अब सिर्फ प्यार है। लेकिन दोस्तों, नीलम गॉसिप आपको चेतावनी देता है कि गीतांजलि ने जेल की कोठरी में बैठे हुए भी कसम खाई है कि ये अंत नहीं है। क्या वो वापस आएगी? क्या अरमान और अभीरा का प्यार हमेशा के लिए सलामत रहेगा? जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। पोदार हाउस का वो विशाल ड्राइंग रूम आज तक ऐसे मौन का गवाह नहीं बना था। हर तरफ खामोशी थी, लेकिन हवा में एक अजीब सा तनाव घुला हुआ था। क्रिश, जो इन दिनों खुद को कंपनी का अगला वारिस मानकर चल रहा था, मैनेजर चौधरी जी को ऑर्डर दे रहा था। मिस्टर चौधरी, सीईओ की लिस्ट पर काम कीजिए, हमें जल्द ही नया चेहरा चाहिए। लेकिन चौधरी जी की आंखों में कुछ और ही लिखा था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, सर, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। हम इस लिस्ट में से किसी को भी सीईओ नहीं बना सकते। क्रिश का चेहरा एक पल में सख्त हो गया। क्या मतलब? क्यों नहीं बना सकते? आखिर अंशुमन भैया के बाद ये जिम्मेदारी किसी को तो उठानी ही होगी। चौधरी जी ने धीरे से लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, क्योंकि अंशुमन सर ने अपनी जिंदगी में ही ये फैसला कर लिया था। उन्होंने अपनी वसीयत लिख दी थी और उसी में कंपनी के सीईओ का नाम तय कर दिया था। पूरा हॉल जैसे बर्फ बन गया। घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। तान्या, जो अब तक चुप थी, हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। वसीयत? कैसी वसीयत? उसकी आवाज में डर और हैरानी दोनों थे। कृष्ण ने गुस्से से आगे बढ़कर कहा, ये मजाक है क्या? साफ साफ बताइए क्या लिखा है उसमें। चौधरी जी ने एक सील बंद लिफाफा निकाला जिस पर अंशुमन के दस्तखत थे। उन्होंने आंखें झुका लीं और बोले, ये अंशुमन सर की आखिरी इच्छा है और इसमें लिखा है कि उनकी पूरी प्रॉपर्टी की असली वारिस और कंपनी के सीईओ की जिम्मेदारी अभीरा मैम को सौंपी। ये सुनते ही पोदार हाउस में महाविस्फोट हो गया। तान्या की आंखें फटी रह गई। कृष के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। तान्या रोते हुए बोली, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। पापा हमेशा कहते थे कि सब मेरा होगा।
मैं उनकी बेटी हूँ, तो फिर ये हक किसी और को कैसे मिल सकता है? कृष का गुस्सा उबाल मार रहा था। उसने मेज पर जोर से हाथ मारा और चिल्लाया, ये बकवास है, कोई गलती हुई है। भैया तान्या को धोखा कैसे दे सकते हैं? हमें पूरी डीड पढ़कर सुनाइए। चौधरी जी ने शांत लेकिन सख्त स्वर में जवाब दिया, डीड में साफ लिखा है कि तान्या जी इस बिजनेस की 50% पार्टनर रहेंगी, लेकिन चूंकि वो अभी नाबालिग हैं और उनके पास कंपनी संभालने का अनुभव नहीं है, इसलिए पूरी जिम्मेदारी अभीरा मैम के हाथ में रहेगी। कृष को लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा हो। उसकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। ये सुनकर वसुंधरा, जो दादी साथ थीं, धीमी आवाज में बोली, तो इसका मतलब है कि अंशुमन ने अपनी आखिरी सांस तक अभीरा पर भरोसा किया? कृष ने तान्या को देखते हुए खुद से बुदबुदाया, ये सब एक साजिश है, भैया ने ऐसा नहीं लिखा होगा। चौधरी जी ने तुरंत सबूत पेश किया, यहाँ सिर्फ शब्द नहीं, उनके हस्ताक्षर और वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता। कंपनी में हालात बेहद बिगड़ चुके हैं और सिर्फ अभीरा ही इस डूबते जहाज को बचा सकती हैं। कृष ने तुरंत विरोध किया, लेकिन अभीरा यहाँ नहीं है, उसका इस परिवार से अब कोई रिश्ता नहीं बचा, वो क्यों कंपनी संभालेगी? मैनेजर ने दृढ़ता से जवाब दिया, यही अंशुमन सर की आखिरी इच्छा थी। अगर आपने मना किया तो ये मामला अदालत तक जाएगा और वहां भी फैसला अभीरा मैम के पक्ष में ही होगा। पोदार हाउस में नई जंग की शुरुआत हो चुकी थी। रात को कृष बेचैन होकर टहल रहा था। उसे लगा उसकी मेहनत, उसके सपने सब किसी और के नाम लिख दिए गए हैं। उसने मन ही मन ठान लिया, मैं अभीरा को वापस नहीं आने दूंगा। ये कंपनी और ये घर मेरा ही रहेगा। अगले दिन चौधरी जी ने अभीरा को फोन किया। लंबी चुप्पी के बाद अभीरा की आवाज में गहरा गम था। क्या अंशुमन ने सच में मुझे ये जिम्मेदारी दी? चौधरी जी ने समझाया, जी मैम, वो आप पर पूरा भरोसा करते थे। कंपनी खतरे में है, आपको कमान संभालनी होगी। अभीरा की आंखें नम हो गईं। अंशुमन की यादें उमड़ पड़ीं। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं आ रही हूं। अगर यह अंशुमन की आखिरी ख्वाहिश थी तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। शाम होते ही अभीरा पोदार हाउस के गेट पर पहुंची। उसके चेहरे पर गम था, पर आंखों में एक नया संकल्प। वसुंधरा आगे बढ़ी, आ जाओ बेटी, अंशुमन ने तुम्हें ही इस घर और बिजनेस का सहारा माना था। लेकिन कृष का चेहरा गुस्से से लाल था। वो सीधा अभीरा की ओर बढ़ा और तीखे स्वर में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? यह हमारी दुनिया है और हम तुम्हें इसमें घुसने नहीं देंगे। अभीरा ने कृष की आंखों में देखा और शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैं यहाँ किसी की दुनिया छीनने नहीं आई हूँ कृष। मैं सिर्फ अंशुमन की आखिरी इच्छा पूरी करने आई हूँ। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया था और ये मेरा फर्ज है कि मैं उस भरोसे को टूटने न दूं। कृष ने ताना मारा, जिम्मेदारी, या कहें कि पूरे साम्राज्य पर कब्जा? तुम तो पहले से यही चाहती थी। अभीरा का चेहरा सख्त हो गया। तुम चाहे जो सोचो, लेकिन सच यही है कि अंशुमन ने मुझे चुना और मैं उनकी मेहनत को बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैनेजर ने सबके सामने पेपर्स रखे। अब बस अभीरा मैम के साइन होने बाकी हैं। इसके बाद वो आधिकारिक तौर पर कंपनी की सीईओ और पोदार साम्राज्य की मालकिन बन जाएंगी। अभीरा ने कांपते हाथों से पेन उछाया और दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। जैसे ही साइन पूरे हुए, पूरे पोदार हाउस में मानो हलचल मच गई। कृष का चेहरा और भी काला पड़ गया। तान्या गुस्से और रोने के बीच घिरी रही। अभीरा ने कागजों को देखते हुए कहा, आज से मैं सिर्फ मालिक नहीं बल्कि इस कंपनी की जिम्मेदार भी हूँ। मैं वादा करती हूँ कि अंशुमन का सपना कभी टूटने नहीं दूंगी। कृष ने ताने भरे स्वर में कहा, देखते हैं, ये खेल इतने आसान नहीं है। कंपनी चलाना बच्चों का खेल नहीं है। तुम्हारे पास ना तो अनुभव है, न ही रणनीति। देखना, तुम्हें हर कदम पर ठोकर लगेगी। रात को कृष और तान्या एक गुप्त मीटिंग कर रहे थे। कृष ने तान्या के कंधे पर हाथ रखा। तनु, अब ये लड़ाई सिर्फ घर की नहीं है, ये लड़ाई साम्राज्य की है। अभीरा को पब्लिक के सामने फेल करना होगा। तान्या ने आंखें पूछते हुए कहा, लेकिन कैसे कृष भैया? कृष ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, कंपनी की एक इंटरनेशनल डील चल रही है। हम उस डील में गड़बड़ी करेंगे और जिम्मेदारी अभीरा पर डाल देंगे। जैसे ही डील फेल होगी, सब उसे अयोग्य मान लेंगे। तान्या की आंखों में बदले की आग भड़क उठी। हाँ, यही सही है। मैं चाहती हूँ कि उसे वही दर्द मिले जो मुझे मिला है। भैया ने मुझे किनारे किया, अब उसे भी सब किनारे करेंगे। अगले दिन पोदार इंडस्ट्रीज के बोर्डरूम में पहली मीटिंग हुई। अभीरा आत्मविश्वास से भरी थी। उसने कहा, हमारा पहला लक्ष्य होगा कर्मचारियों की भलाई और नई टेक्नोलॉजी में निवेश। लेकिन कृष ने मीटिंग में ही ताना मारा,
सुंदर बातें करना आसान है अभीरा, बिजनेस सिर्फ सपनों से नहीं चलता। तुम्हें इन दोनों में से कुछ नहीं आता। अभीरा ने शांत होकर जवाब दिया। तुम सही कहते हो कृष, मुझे हर बात नहीं आती, लेकिन सीखने की चाहत और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। और मेरे पास अंशुमन की बनाई हुई सबसे भरोसेमंद टीम है। एक हफ्ते बाद वही हुआ जिसका डर था। बोर्ड मीटिंग बुलाई गई जिसमें इंटरनेशनल डील पर चर्चा होनी थी। अचानक पता चला कि क्लाइंट ने डील कैंसिल कर दी है और इसके पीछे बड़ी लापरवाही बताई गई। सारे आरोप सीधे अभीरा पर आ गिरे। एक अधिकारी ने कहा, मैडम, ये बहुत बड़ा नुकसान है, कंपनी की साख पर भी असर पड़ा है। कृष तुरंत बोला, देखा, मैंने कहा था ना, ये लड़की कंपनी संभालने के लायक नहीं है, बस बड़े बड़े सपने दिखाना आता है, असल काम नहीं। तानिया भी बोली, भैया की कंपनी के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था, इसे तुरंत इस कुर्सी से उतार देना चाहिए। अभीरा ने अपना सिर झुकाया। उसे लगा जैसे अंशुमन का भरोसा टूट गया हो, पर अगले ही पल उसकी आंखें उठी। उसने कृष की ओर देखा और कहा, नुकसान हुआ है और मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ, लेकिन ये लापरवाही नहीं, गद्दारी है। मुझे पता है कि ये डील कैसे टूटी है। कृष का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अभीरा ने सबको देखा और दृढ़ता से ऐलान किया, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। मैं इस कंपनी की सिर्फ सीईओ नहीं, मालिक हूँ, और मैं वादा करती हूँ कि अगले 48 घंटों में मैं साबित कर दूंगी कि असल गद्दार कौन है। अभीरा ने कृष को चुनौती दे दी थी। उसने तुरंत मैनेजर चौधरी जी को बुलाया और कहा, चौधरी जी, वसीयत में गलत फैसले लेने पर उत्तराधिकार बदलने का कोई क्लॉज है? चौधरी जी ने कहा, हाँ मैम, है। अगर आप 48 घंटे में ये साबित नहीं कर पाएं कि ये डील क्यों टूटी, तो कृष जी को पूरा हक मिलेगा अदालत जाने का और वसीयत को चुनौती देने का। कृष ने ताना मारा, तुम्हारा 48 घंटे का टाइम शुरू हो चुका है अभीरा, तैयार हो जाओ। ये कंपनी मेरी थी और मेरी ही रहेगी। अभीरा ने पलटकर कृष को देखा और मुस्कुराई। गेम शुरू हो चुका है कृष। तुम जिसे अपनी सबसे बड़ी चाल समझ रहे हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी हार बनेगी। अंशुमन का भरोसा झूठा नहीं था। अब फैसला सिर्फ अदालत में होगा। सत्ता की जंग अब घर के ड्राइंग रूम से निकलकर कोर्ट के कटघरे तक पहुंच चुकी है। क्या अभीरा 48 घंटे में कृष की साजिश का पर्दाफाश कर पाएगी? क्या तान्या अपने भाई का साथ छोड़कर पिता की आखिरी इच्छा का सम्मान करेगी? जानने के लिए देखते रहिए नीलम गॉसिप।